2025 को आप लोगों के साथ हूँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस कम्स ऑफ एज पढ़ने के लिए। और जैसे अनुज ने बताया, वी आर ऑन पेज 14, फर्स्ट पैराग्राफ, व्हेन ए केम ऑफ एज। और हम कल पढ़ रहे थे डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ के बारे में, उनका क्या योगदान रहा, क्या पृष्ठभूमि थी, कैसे उन्होंने इस बीमारी के बारे में हमको जानकारी प्रदान करी बिल डब्ल्यू के साथ मिलके। और बिल डब्ल्यू ने उनको यहाँ तक कि ए के फाउंडर की पदवी देने की अपनी राय रखी। और अंतिम चरण में हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं कि perhaps no physician will ever give so much devoted attention to so many alcoholics as Dr. Silkworth। उनका जो योगदान था वो पूरी तरह से समर्पित थे, डिवोटेड अटेंशन। और कितने शराबियों के साथ उन्होंने काम किया, उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं। इट इज एस्टिमेटेड दैट इन हिज लाइफ टाइम ही सॉ एन अमेजिंग 40,000 ऑफ देम। जगह जगह पे उन्होंने शराबियों के साथ काम किया। चार्ल्स टाउन हॉस्पिटल में, आगे पढ़ेंगे निकाबोको, उसके अलावा उससे पहले वो जहाँ काम करते थे। और पूरे अपने करियर में कहते हैं कि वो 40,000 शराबियों के साथ संपर्क में आए और उनके साथ काम। 40,000 बहुत बड़ा आंकड़ा है। सोचिए, हम अपनी जिंदगी में शायद 40,000 लोगों से मिलते भी नहीं हो टोटल, लेकिन उन्होंने 40,000 लोगों के साथ एक्चुअली में काम किया है, शराबियों के साथ। In the years before his death in 1951, in close cooperation with A and a red-head power nurse Teddy, एक और शख्सियत से हमारा यहाँ पे जान पहचान हो रही है, रेड हेड पावर नर्स टेडी। टेडी एक महिला थी जो खुद अल्कोहलिक थी। रेड हेड इसलिए बोला क्योंकि उसके लाल बाल थे। और पावर हाउस नर्स, पावर हाउस मतलब जैसे भरी हुई। He had ministered nearly 10,000 alcoholics at New York's Knickerbocker Hospital alone। के साथ मिलके न्यूयॉर्क में हॉस्पिटल था, सोमेश जी ने तस्वीर डाली उसकी हॉस्पिटल का, निकरबॉकर हॉस्पिटल। ये बहुत पुराना हॉस्पिटल था। इस हॉस्पिटल की स्थापना 1862 में हुई और ये हॉस्पिटल रहा 1979 तक। इसके नाम बदलते रहे लेकिन हॉस्पिटल वहीं पे रहा। इसका इनिशियल नाम था मैनहट्टन डिस्पेंसरी के नाम से हॉस्पिटल शुरू हुआ था 1862 में। और चलते चलते इनका इसका नाम पड़ा निकरबॉकर हॉस्पिटल। अब ये निकरबॉकर हॉस्पिटल में क्या था कि गरीबों का अस्पताल था, सस्ता इलाज होता। इट वॉज मेड प्राइमरली फॉर द पुअर एंड फॉर इमिग्रेंट्स, जो बाहर देशों से लोग आए थे, रेफ्यूजीज आए थे दूसरे देशों से, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं के लिए बना। और ये 228 बेड का अस्पताल था, 1979 तक चला। तो हर एक की हैसियत नहीं थी कि वो चार्ल्स टाउन जैसे महंगा हॉस्पिटल का इलाज अपना करा सके। तो जो गरीब आदमी था लेकिन शराबीपन से पीड़ित, हमने देखा ये बीमारी किसी को छोड़ती नहीं है, अमीर गरीब कोई फर्क नहीं। तो वो यहाँ पे इलाज के लिए आते थे। और यहाँ पे डॉक्टर सिल्कवर्थ और टेडी अपनी सेवाएं जो है वो लगभग मुफ्त में प्रदान करते थे। और यहाँ पे लिखा है कि 10,000 अल्कोहलिक्स के साथ इन्होंने अकेले इसी हॉस्पिटल में काम किया। None of those he treated will ever forget the experience, and the majority of them are sober today। कोई नहीं भूल सकता तो तजुर्बा उनका इनके साथ इलाज कराने में उनका हुआ है। और कहता है कि ज्यादा से ज्यादातर इनमें से अभी तक सोबर है, जो बहुत बड़ी बात। अभी तक का मतलब 1955 की यहाँ पे बात। सिल्क एंड टेडी, उसका नाम टेडी, सिल्की। सिल्की प्यार से बिल डब्ल्यू ने नाम रखा था, डॉक्टर विलियम सिल्की बोलते थे। Silky and Teddy were much inspired by Dr. Bob and Sister Ignatia at Akron। तो यही काम हमने देखा था कि डॉक्टर बॉब ने और सिस्टर इग्निशिया ने एक्रोन में किया था, सेंट थॉमस हॉस्पिटल। उसके बाद सिस्टर इग्निशिया ने क्लीवलैंड के सेंट विंसेंट हॉस्पिटल में काम किया। ऐसे ही काम, उसके बराबरी का काम अगर हम ईस्टर्न साइड में देखें तो यहाँ पे सिल्कवर्थ और नर्स टेडी ने। और वो उनसे काफी प्रेरित हुए थे, प्रेरित हुए थे, उनका मिसाल उनके पास था और उन्होंने उसी तरह से उनका काम करने की यहाँ पे कोशिश। तो मिडवेस्ट में काम हुआ था बॉब और सिस्टर इग्निशिया द्वारा, यहीं पे उसी के समानता में काम बता रहे हैं यहाँ पे हुआ था डॉक्टर सिल्कवर्थ और नर्स टेडी के। None of
those he treated will ever forget the experience, and the majority of them are sober today. Silky and Teddy were much inspired by Dr. Bob and Sister Ignatia at Akron and will always be regarded as their Eastern counterparts in our pioneering times. जो वेस्ट में वो काम किया था, ईस्ट में काउंटरपार्ट्स तक उनकी बराबर. These four कौन चार हो गए? डॉक्टर बॉब, सिस्टर इग्निशिया, Dr. Silkworth or Nurse Teddy, a shining example and laid the basis for wonderful partnership with medicine which we enjoy today. और ये जो चार थे एक मिसाल प्रदान करते हैं और उस भागीदारी का प्रतीक है. तो ए और मेडिसिन फील्ड में भागीदारी है जिसकी वजह से आज तक वो कह रहा है 1955 के बाद आज तक भागीदारी कायम है. अब आज की डेट में वो कितनी हद तक कायम अभी भी है और कौन से देशों में, हमारे देश में क्या स्थिति है उसकी कोई चर्चा का विषय है. लेकिन यहाँ पे वो उस भागीदारी की बात कर रहा है जो बहुत ही अहम भागीदारी है. अल्कोहलिक्स एनोनिमस बिना डॉक्टरों की मदद की आगे नहीं बढ़ सकती थी और वो जो भागीदारी थी उसका प्रतीक ये चार लोग थे. उन्होंने एक उदाहरण एग्जाम्पल सेट किया है, उदाहरण किया कि कैसे ये काम हो सकता है और कितना जरूरी ये काम कि मेडिसिन और ये दोनों साथ साथ चले. We could not take leave of New York without paying grateful tribute to those who made today's world services possible. यहाँ पे वर्ल्ड सर्विस की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पे नॉन अल्कोहलिक्स की ज्यादा बात होगी. उनका योगदान कैसा रहा? वो कह रहा है कि हम न्यूयॉर्क के बारे में बात कर रहे हैं तो न्यूयॉर्क में इन लोगों की जो भागीदारी थी हमारे साथ, इन लोगों का जो योगदान था उनके बारे में हम नहीं बोल सकते और उनके बारे में जिक्र करना यहाँ पे जरूरी. The very only pioneers of the Alcoholic Foundation, forerunner of ACE, present General Service Board. General Service Board के पहले जैसे कि हम इस बारे में बात कर चुके हैं, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था. राजेश ने क्लियर किया कि जैसे आज जनरल सर्विस बोर्ड है उससे पहले अल्कोहलिक फाउंडेशन काम वही कर रहे थे लेकिन वो स्ट्रक्चर और उसका गठन जो था वो अलग से था. ज्यादा से ज्यादा लोग भी वही जुड़े हुए थे लेकिन उसके जो फॉर्मलाइज हुआ है और उसके बाद में वो जनरल सर्विस बोर्ड बना है if I'm not mistaken 1950. तब तक जो था वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस अल्कोहलिक फाउंडेशन चल रहा था. वो फॉररनर था. फॉररनर मतलब उससे पहले क्या लागू था? अल्कोहलिक फाउंडेशन. बाद में क्या है? जनरल सर्विस. फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस. अब उनसे संबंधित लोगों की बात कर रहे हैं और सबसे पहले वो बात कर रहा है डॉक्टर लेनार्ड स्ट्रॉन्ग. डॉक्टर लेनार्ड बी स्ट्रॉन्ग जूनियर, माय ब्रदर इन लॉ. इसके बारे में बात कर चुके हैं, रिपीट नहीं करूंगा मैं यहाँ पे. व्हेन लुइस एंड आई वर अलोन इन deserted, he together with my mother saw us through the worst of my dream. एक स्टेज आ गई थी, स्थिति आ गई थी जो हर एक शराबी के ड्रिंकिंग करियर में आती है कि वो समाज से कट जाता है, उसके अपने भी पराये हो जाते हैं. और यही स्थिति बिल डब्ल्यू की हमने पढ़ा, बिल स्टोरी में भी पढ़ा और बिल के बारे में जितना हमने पढ़ा हमको देखने को मिलता है कि वो और लुइस जो थे काम रहा नहीं था डॉक्टर बॉब के पास, वो सोशल उसका नेटवर्क रहा नहीं था, यहाँ तक कि दोस्त रिश्तेदार भी छोड़ के चले गए थे, समाज से वो कट चुके थे. ऐसे में इन विपरीत हालातों में इस कठिनाई की घड़ी में यहाँ पे वो आभार व्यक्त कर रहे हैं डॉक्टर लेनार्ड स्ट्रॉन्ग जिसने उनका साथ दिया और अपनी माँ के बारे में भी यहाँ से कहता है टुगेदर विद माय मदर एंड saw us through the worst of it. It was Dr. Strong who introduced me to Mr. William Richardson. डॉक्टर स्ट्रॉन्ग था जिसने उसको विलियम रिचर्डसन, जिसको हम डिक रिचर्डसन भी बोलते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट सर्वेंट्स ऑफ गॉड एंड मैन, उससे मिलाने वाला वो था. आई शैल एवर नो. और उसकी तारीफ में एक ही बात कर रहा है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट सर्वेंट्स है ना, कि सबसे बेहतरीन सेवक था वो, ईश्वर का भी और इंसानों का भी. दिस इंट्रोडक्शन दैट डायरेक्टली टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहलिक फाउंडेशन. और जब उससे मुलाकात हुई उसी से उसके बाद जब मुलाकात अल्कोहलिक फाउंडेशन का गठन उसके बाद तुरंत हो गया था. डिक रिचर्डसन स्टडी फेथ, उसकी क्वालिटीज बताते हुए कह रहे हैं स्टडी फेथ यानी कि जो उसके अंदर विश्वास था, विजडम उसकी बुद्धिमत्ता एंड स्पिरिचुअल क्वालिटी और उसके आध्यात्मिकता were our main anchors to windward during the squalls that fell on A and its embryo service in the first years. A की एम्ब्रियो सर्विस का यहाँ पे हुआ कौन सी? अल्कोहलिक फाउंडेशन. एम्ब्रियो मतलब वो जीवन के पहले चिन्ह. जब
एक माँ की कोख में एक शिशु जन्म लेता है, तो सबसे पहले स्टेज जो होती है वो एम्ब्रियो की, यानी कि आप वहां पे वो कंसीव हो चुका है, और एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मतलब बिल्कुल शुरुआती स्टेज। तो ये शुरुआती स्टेज में जब अल्कोहलिक फाउंडेशन का गठन हुआ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस बिल्कुल नई थी, उस समय में संकट के बादल, तूफान छाए हुए, स्क्वॉल्स दैट फेल ऑन ए एंड इट्स एम्ब्रियो सेल्स। उस टाइम पे डॉक्टर सॉरी डिक रिचर्डसन की जो स्टडी फेथ था, विजडम थी और आध्यात्मिकता थी, ये मेन एंकर थे, ये वो स्तंभ थे, ये वो एंकर जैसे शिप में होता है जो उसको एक जगह रखता है, उसको डायरेक्शन प्रदान करता है, उसको दिशा निर्देश करता है। टू विंडवर्ड, विंडवर्ड मतलब सही दिशा में, हवा जिस दिशा में चलती है उसी दिशा में सही प्रकार से उसको ले जाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि उस टाइम पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस पे संकट के बादल छाए हुए थे, शुरुआती दिन थे, कठिनाई के दिन थे। वहां पे उनसे उसको हम कहेंगे यहाँ पे कि छोड़ लगा दिया, किनारे पे लगाने में उनका एक बड़ा योगदान था। एंड ही कैरिड हिज कन्विक्शन एंड enthusiasm टू स्टिल others who labored for us so well। सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं था उनका योगदान, उन्होंने अपनी इस विश्वास को और अपने इस जज्बे को आगे भी बढ़ाया, औरों तक भी पहुंचाया, जो बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुए। तो उन्होंने यहाँ तक सीमित नहीं था कि उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने इस मैसेज को, इस पैगाम को और इस जज्बे को लेकर वो आगे भी बढ़े, औरों तक पहुंचाने। डॉक्टर लेनार्ड served as secretary to our board of trustees from its beginning in 1938 until his own retirement in 1955। 55 तक सेवा करी, एक ही एज सेक्रेटरी टू बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। डिक रिचर्डसन वाज एन ओल्ड फ्रेंड एंड कॉन्फिडेंट। डिक रिचर्डसन का योगदान करते हुए बता रहा है कि वो ओल्ड फ्रेंड था, पुराना दोस्त था, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट एक ऐसा आदमी होता है जिससे आप अपनी निजी बातें जो है वो उस पर आप विश्वास करते हो, उसको अपनी निजी बातें करते हो। यहाँ पे डॉक्टर रेकफेलर जूनियर और डॉक्टर सॉरी जॉन डी रेकफेलर सीनियर और जॉन डी रेकफेलर जूनियर दोनों की हमारे पास सामने है। थैंक यू सुमेश। तो ये जो दोनों थे, इनका ये सीनियर जूनियर दोनों का, डिक रिचर्डसन जो था वो एक कॉन्फिडेंट था, यानी कि उनका अच्छा दोस्त था और उनका विश्वास उसको प्राप्त था इन दोनों का। तो वो उससे अपनी निजी बातें भी शेयर करते थे, साझा करते थे, जो औरों को नहीं बता सकते, प्राइवेट थिंग्स। तो कॉन्फिडेंट है जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता। द रिजल्ट वॉज दैट मिस्टर रॉकफेलर जूनियर बिकेम डीपली इंटरेस्टेड इन, और जब उनको ए का मैसेज, ए का पैगाम और ए के बारे में जब उन्होंने जानकारी दी डॉक्टर सॉरी जॉन रॉकफेलर जूनियर को, उनका दिलचस्पी उनकी बढ़ी ए में। He saw that we had the small sum necessary to launch our service project, yet not enough to professionalize it. And he gave a dinner in 1940, वो भोज है 1940 वाला प्रसिद्ध, so many of his friends, uh, to many of his friends, so they might meet some of us and see A for themselves। और उन्होंने वो भोज दिया, अपने कई दोस्तों को बुलाया वहाँ पे, वरिष्ठ और प्रतिष्ठित जो समाज के लोग थे उनको बुलाया, ताकि वो देख सके और सुन सके ए के बारे में कि ए करता क्या है। तो ये जो था, ये डेव रिचर्डसन की इनिशिएटिव, यानी कि उनके प्रयास का नतीजा था कि ये ऐतिहासिक भोज हुआ 1940 में। और उन्होंने देख लिया था कि ए के पास पैसा तो एक जज्बा है, इतना पैसा है कि वो काम अपना शुरू कर सकता है, लेकिन इतना पैसा वो कहाँ से लाएगा कि उसको प्रोफेशनलाइज करेगा। किसी चीज को प्रोफेशनलाइज करने का मतलब होता है कि उसको यहाँ तक उस लेवल पे ले जाना कि उसी में से पैसा जनरेट हो रहा है जिससे उसका काम, तो प्रोफेशनलाइज नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि देयर नो फीस हुए। तो प्रोफेशनलाइज वो चीज होती है जिसके लिए चार्ज किया जाता है, जिसके लिए एक शुल्क होता है, लेकिन यहाँ पे किसी चीज का शुल्क नहीं है, तो उसको प्रोफेशनलाइज कैसे करते, लोगों से पैसा मांग नहीं सकते, भारी भारी मदद। तो एक समस्या का विषय था जिसको जॉन डी रॉकफेलर ने उस समय आइडेंटिफाई किया था। दिस डिनर एट विच डॉक्टर हैरी एमरसन पॉस्टिक, डॉक्टर हैरी एमरसन पॉस्टिक कोई डॉक्टर जिसने ए की बुक का रिव्यू किया था, उस टाइम का एक डॉक्टर था और इसके रिव्यू हमारे लिए बहुत मायने रखते थे। एंड द न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर फॉस्टर कैनेडी, डॉक्टर फॉस्टर कैनेडी भी एक डॉक्टर था उस टाइम का, न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर था, और ये भी बेलीव्यू हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ था, और इसलिए उसका ए के साथ का संपर्क हुआ।
talk with a significant public recommendation of a fellowship at a time when we were few and unknown. बहुत चंद लोग थे उस टाइम, बहुत कम नंबर्स और अननोन, यानी कि लोगों को जानकारी नहीं थी। इस टाइम पे ऐसे वरिष्ठ और प्रतिष्ठित डॉक्टरों का सामने आना और हमारे बारे में बात करना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। Sponsoring such a dinner could have brought Mr. Rockefeller under much ridicule. He did it nevertheless. अब ऐसी बारे में ऐसा डिनर देना, शराबियों के साथ बैठे हुए, शराबियों के साथ बात कर रहे हैं, शराबी उनके बारे में बात कर रहे थे, ये जॉन रॉकफेलर की प्रतिष्ठा को एक ठेस पहुंचा सकता था। रिडिक्यूल यानी कि लोग इस चीज को लेकर उसकी निंदा कर सकते थे, उसकी बुराई कर सकते थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने ये ऐसा काम किया, गिविंग वेरी लिटिल ऑफ हिज फॉर्च्यून। पैसों का तो क्या पैसा था कि अपने पैसों का तो छोटा सा बहुत ही मामूली सा हिस्सा अगर दिया होगा एंड मच ऑफ हिज, लेकिन अपने आप को पूर्ण रूप से उन्होंने इस कार्य में समर्पित किया। तो इन सब का जितने नाम लिए यहाँ पे बिल डब्ल्यू यहाँ पे अपने इस पैराग्राफ में, सबका आभार यहाँ पे वो किसी न किसी प्रकार से उनका योगदान को से हमको भी परिचित करा रहा है, उनके योगदान को यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया और साथ में आभार अपना। I think we'll have time for one more paragraph quickly. Mr. Richardson brought still other friends to our aid. Richardson की बात करते हुए यहाँ पे और लोगों की बात करते हुए Mr. Albert Scott, head of engineering firm and chairman of board of trustees of Riverside Church, New York, who presided over the famous meeting in late 1937 in Rockefeller's office, which was the first gathering of some alcoholics with us. उन्होंने उस मीटिंग का प्रशासन किया था जो रॉकफेलर के साथ हुई थी 1937 में। और रिवरसाइड चर्च हमने देखा, रिवरसाइड चर्च काफी लोग थे वो ए के साथ संबंधित थे, उनमें से एक थे एल्बर्ट स्कॉट। Here Mr. Scott asked the searching and historic question, और यहाँ पे डॉक्टर स्कॉट ही थे, एल्बर्ट स्कॉट ही थे, एल्बर्ट स्कॉट, जिन्होंने वो ऐतिहासिक प्रश्न पूछा जिससे हमारी परंपराएं जो हैं वो उभर के सामने आई, जहाँ तक पैसा था और धन दौलत थी उसको लेकर। Won't money spoil this? जितना इसमें पैसा डाला जाएगा इस अभियान में, अल्कोहलिक्स अनोनिमस नाम के अभियान में, अगर पैसा आ जाएगा और पैसे के से केंद्रित हो जाएगा ये, तो क्या ये सारा नष्ट नहीं हो जाएगा? Won't money spoil this thing? डॉक्टर बॉब, डॉक्टर सिल्कवर्थ एंड आई अटेंडेड दैट। ये सवाल प्रश्न करने वाले एल्बर्ट स्कॉट ही थे, और बिल डब्ल्यू कह रहा है कि वहां पे डॉक्टर बॉब, डॉक्टर सिल्कवर्थ और वो मौजूद थे उस मीटिंग में। एंड देयर वर प्रेजेंट आल्सो टू मोर फ्रेंड्स ऑफ मिस्टर रिचर्डसन हु वर destined to exert great influence in our, और रिचर्डसन के और भी यहाँ पे दो दोस्त थे, नाम नहीं लिखा है यहाँ पे, पर मेरे दोस्त राजेश को पता दोस्त और प्रकाश है, who were destined और वो exert great influence in our affairs, आगे जाके हुए हमारे जो कार्य थे उसमें अपने बहुत ज्यादा योगदान। तो यहाँ पे कुछ लोगों का नाम दिया गया है, मोस्टली नॉन अल्कोहलिक, जिन्होंने शुरुआती दिनों में जब एज स्ट्रगल कर रही थी, संकट के बादल छाए हुए थे, हालत खराब थी, लेकिन उसके बावजूद ए के साथ डटे रहे और उनका योगदान जो था उसका उन्होंने यहाँ पे रिकग्नाइज किया है, उनके कंट्रीब्यूशन को, और अपना ग्रेटिट्यूड पे इन पैराग्राफ्स। आई थिंक विल स्टॉप हियर अनुज, विल स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ पेज 3 टुमारो। थैंक यू एवरीवन एंड बैक टू यू। थैंक यू अतुल जी, बहुत ब्यूटीफुली तरीके से आपने आज की रीडिंग को पढ़ा दिखाया, कैसे 4 पिलर्स, डॉक्टर बॉब, सिस्टर इग्निशिया, डॉक्टर सिल्कवर्थ और टेडी आर, इन लोगों ने जो काम किया अल्कोहलिक्स के साथ, सफरिंग अल्कोहलिक्स के साथ, और बाद में जो नॉन अल्कोहलिक्स, उनका योगदान बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस को बढ़ने में जो मदद करी, वो वाकई में वो एक माइलस्टोन था, जो कि एक स्थापना होने में, उसको आगे बढ़ाने में, उसके काम करने में उसने क्या भूमिका अदा की। थैंक यू अतुल जी, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज रीडिंग। और मैं अब राजेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा, राजेश जी आए और इस सफर में थोड़ा सा और बढ़ोतरी करें अपने एक्सपीरियंस के साथ। आइए राजेश जी। जी धन्यवाद, मेरा नाम राजेश है, मैं एक शराबी हूँ। सर्विस के लिए धन्यवाद अरुण जी, तो थैंक यू
बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। ब्रीफली अंदर ले जाके चीजों के बारे में बताना और एक एक चीज के बारे में। अच्छा, जो घटनाएं पहले भी घट गई है उसके बारे में भी देखो। जनरल सर्विस बोर्ड का जिक्र आते ही अल्कोहलिक फाउंडेशन को रेम्ड करा गया है, तो थैंक यू। और सुमेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल विमल जी ने इस हॉस्पिटल के बारे में बहुत बेहतरीन जानकारियां दी थी अलग से। और ये देखो, ये टेडी आर जो है, ये हमारी अल्कोहलिक एनोनिमस की मेंबर भी है। और 1945 में सिल्कवर्थ जो है वो हॉस्पिटल, टाउन हॉस्पिटल को छोड़ के और इस हॉस्पिटल में, निक ब्रूकर हॉस्पिटल में, मेरे को नाम लेने में थोड़ी तकलीफ होगी इसका, निक ब्रूकर हॉस्पिटल में चले गए थे। और मैनेजमेंट को समझाना कि बड़ी बात क्या होती है कि जो हायर अथॉरिटी होती है हॉस्पिटल की, उसको समझाना। और निक ब्रोकर पहला हॉस्पिटल था न्यूयॉर्क में जिसने अल्कोहलिक वार्ड बनाया। और यहाँ भी सेम ही कहानी थी, और यहाँ भी सेम सेंटेंस यूज करे हुए हैं, एट दैट मेनी टाइम हॉस्पिटल नॉट एडमिट अल्कोहलिक एज ए अल्कोहलिक। यहाँ भी शराबी को शराबी बोल के इसको भी नहीं मतलब एडमिशन मिलती थी। लेकिन यार कितना बड़ा काम करा टेडी यार ने, क्योंकि वो ये खुद, अच्छा नर्स और खुद ये मेंबर होना दो अलग बातें होगी। अब वो इतनी मतलब सिंपैथी के साथ, और डॉक्टर बॉब और सिस्टर एग्नीशिया से उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव था। और जैसे विमल जी ने कल बोला था कि लास्ट टाइम तक यार, हार्ट अटैक तक, मतलब 1951 में जब हार्ट अटैक हुआ था इनको, सिल्कवर्थ जी को डेथ हुई थी, लास्ट दिन तक काम कर रहे थे, लास्ट अंतिम दिन तक पेशेंट को और अल्कोहलिक को चेक कर रहे थे। बहुत बड़ा योगदान। और उसके बाद आता हूँ जी, ये बिल की सिस्टर थी ड्रॉथी, 3 साल छोटी थी बीडब्ल्यू से। और ये इनके हस्बैंड है डॉक्टर लियोनार्ड वीस्टोन। ड्रॉथी से बड़ा प्यार था बीडब्ल्यू का। कारण था क्योंकि माँ बाप तो छोड़ के चले गए, उनका तो तलाक हो गया आपस में। 7 साल की शायद ये थी और 10 साल के बीडब्ल्यू थे। बीडब्ल्यू के और ड्रॉथी के जीवन पे सबसे ज्यादा प्रभाव जो था वो नाना नानी का था। नाना का नाम था फाइटी ग्रिफ्ट और नानी का नाम था इला ग्रिफ्ट। मतलब ज्यादातर जीवन ग्रोन अप ये जो दोनों बच्चे हुए हैं ड्रॉथी और बिल, भाई बहन, ये नाना नानी के यहाँ हुए। हस्बैंड भी बहुत ही नोबल थे, मतलब हार्डली बहुत अच्छे थे। और अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए जो इस बंदे ने काम करा ना, सच में सल्यूट है इस आदमी। अब इसने क्या करा भाई, बिल फिर परेशान लगे होने, क्योंकि किताब छपकर, मतलब किताब के छपने के से पहले एक मीटिंग हुई जिसमें 1937, हालांकि डेटें अलग अलग हैं, लेकिन अक्टूबर में जैसे बीडब्ल्यू जो है वो न्यूयॉर्क से एकराउंड जाते हैं, पहली हम लोगों की मीटिंग होती है। अल्कोहलिक एनोनिमस को चलाने के कुछ प्रावधान सोचे जाते हैं उस मीटिंग में। काउंटिंग होती है, 40 अल्कोहलिक सोबर थे। तो एक बात आती है कि हॉस्पिटल की चेन बनाई जाएगी, मशीनरी या पेड वर्कर रखे जाएंगे और लिटरेचर बनाया जाएगा। अब पैसा चाहिए। अब ये तय हुआ कि अल्कोहलिक एनोनिमस के जो मेंबर वो अमीरों के पास जाओ और भाई पैसा मांगो जो मुझसे जाके। अब जितने भी अमीरों के पास ये लोग गए, सबने मना कर दिया, भाई सब तुम्हें क्यों देंगे पैसा, तुम लोग खुद ड्रामेबाज लोग, हम टीबी वालों को, कैंसर वालों को, रेड क्रॉस वालों को देंगे पैसा, भैया तुम लोगों को क्यों देगा कोई पैसा। तुमने तो खुद अपनी प्रॉब्लम बनाई हुई है, कौन सी डिजीज लेके आ गए तुम लोग, किसी ने पैसा नहीं दिया। और ये चिंता जाहिर करी इन्होंने अपने जीजा के साथ, डॉक्टर लियोनार्ड भी स्ट्रॉन्ग को उन्होंने बताया कि यार इस प्रकार की प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला, कल ही विमल जी मेरे को ये वाली बात याद दिला रहे थे कि वो यार ये इस प्रकार की घटना हुई थी ना। तो जैसे ही जीजे से बात करी तो उन्होंने बोला, यार जानता तो हूं मैं बिलार्ड रिचर्डसन, बंदा भी रॉकफेलर के साथ रहता है और रॉकफेलर बहुत बड़ी रॉयल्टी देता है लोगों को, पैसे की तो तुम्हारी समस्या हो जाएगी दूर। लेकिन पता नहीं अब सालों हो गए बात करे हुए, पहचानेगा नहीं पहचानेगा कोई पता नहीं। अब ये जो सेंटेंस लिखे है ना, भगवान का सबसे अच्छा सेवक, ये इस बंदे के लिए छोटा सेंटेंस है। क्योंकि उस टाइम हम लोगों का हाथ पकड़ना और हमारे पहला फर्स्ट ए क्लास ट्रस्टी बनना, पहला ए क्लास ट्रस्टी बना था बिलार्ड रिचर्डसन। वो जो अल्कोहलिक फाउंडेशन की हम बात कर रहे हैं, वो पहला जो, जिसमें हमारे फ्रैंक मोस, बिलार्ड रिचर्डसन और जॉन वुड, ये तीनों ही एसोसिएट थे इससे, डी रॉकफेलर से। मतलब वो कोई अलग नहीं है, कहानी एक जैसी चली आ रही। और बिलार्ड रिचर्डसन ने फिर इसके बेटे से, नेल्सन रॉकफेलर, मतलब डी रॉकफेलर के बेटे से बात करी, पहले रॉकफेलर से बात करी, फिर उनके बच्चे से बात करी, बेटे से बात करी, और फिर ये पहली मीटिंग तय हुई। हालांकि वो पहली की डेट कुछ मेरे को कंफ्यूजिंग कर रही थी,
कि वो पासिल टाउन में 10 नवंबर लिख दिया है इन्होंने, 10 नवंबर 1937, लेकिन ये दिसंबर में हुई है। ये जो पहली मीटिंग हुई है ये दिसंबर में हुई है, और इस मीटिंग को चेयर कर रहे थे एल्बर्ट स्कॉट, जो सामने वाले पैराग्राफ में इन्होंने पेज नंबर 15 पे बोला। एल्बर्ट स्कॉट जो है वो इस मीटिंग को चेयर कर रहे थे। अब 56वें माले पे था भाई साहब ऑफिस, तो सकता है कोई 56 फ्लोर ऑफिस था डी रॉकफेलर का, और बिल डब्ल्यू उसी चेयर पे बैठे थे जिस चेयर पे थोड़ी देर पहले रॉकफेलर बैठे थे, क्योंकि डी रॉकफेलर थोड़े बीमार रहते थे तो वो चले गए थे, वो उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड नहीं करा था। अब इन्होंने जैसे हमारे बहुत से मेंबर थे जो जिन्होंने ये वाली मीटिंग अटेंड करी है, खासकर उनके नाम जैसे एल्बर्ट स्कॉट, ये तो हमारे ये फ्रेंड आ गए, मिस्टर फ्रैंकमोस, ए एलरे चिपमैन, लियोनार्ड स्टोंग, डॉक्टर सिल्फर्स, डॉक्टर बॉब, पॉल एस भी ने भी काफी कंट्रीब्यूट करा। ये लोग जो थे इस मीटिंग में बैठे थे जाके, जो पहली डी रॉकफेलर के साथ इनकी मीटिंग हुई थी 1937, मैं दिसंबर ही बोलूंगा, हालांकि वहां नवंबर लिखा हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। अब यहाँ पैसा नहीं दिया था, बहुत से लोग बोलते हैं जी फर्स्ट मीटिंग में उन्होंने 5000 रुपी दे दिया, बिल्कुल कोई पैसा नहीं दिया था भाई साहब। उन्होंने मतलब जब एल्बर्ट स्कॉट ने 5 क्वेश्चन करे थे, हालांकि हमारी किताबों में एक प्रश्न आता है, लेकिन 4 प्रश्न तो बड़े महत्वपूर्ण थे कि पैसा इसको खराब नहीं कर सकता, एल्बर्ट स्कॉट ने बोला, और ये डिकेट करी हुई बातें पढ़ रहा है, अपने मन की नहीं है इसकी कोई बात। हालांकि लास्ट टाइम तक यही बंदा अड़ा रहा था डी रॉकफेलर के, जो ये एक कुनवा सा बनता आ रहा है अल्कोहलिक एनोनिमस के साथ जो काम करेगा, उसमें एल्बर्ट स्कॉट लगातार हमारा इस बात के लिए विरोध करता रहा कि वैसे भी इनको पैसा नहीं देना है। तो पहली चीज, पैसा इनको खराब नहीं कर देगा, और दूसरी चीज, कल को ये प्रोफेशनलिज्म हो जाएगा भाई साहब, और तीसरी चीज, मैन टू मैन अप्रोच की बातें कर रहे हैं, एक शराबी दूसरे शराबी से जादू होता है, पेड वर्कर कैसे काम करेंगे भाई साहब, ये वाला। और चौथी चीज, हॉस्पिटल चेन या प्रॉपर्टी के लिए झगड़े होंगे भाई साहब, या बाकी चीजें होंगी। बहुत सी सारी ट्रेडिशनों में हल्का हल्का टच मिलता है इन चीजों का, जो एल्बर्ट स्कॉट ने हमारी पहली ही मीटिंग में हम लोगों से ये विजन देखिए आप, ये ए मेंबर का विजन नहीं है भाई साहब कि पैसा खराब कर देगा, प्रोफेशनलिज्म हो जाएंगे, प्रॉपर्टी के लिए झगड़े होंगे, आउटसाइड कंट्रीब्यूशन की बात या बाकी चीजें, ये ए का विजन नहीं है। ये सारे का सारा डी रॉकफेलर के एसोसिएट या डी रॉकफेलर का विजन, और यहाँ पर उन्होंने डिक्लाइन कर दिया जी। लेकिन उन्होंने एक काम करा, उन्होंने अपॉइंट करा फ्रैंक अमोस को कि जाके इन्वेस्टिगेट करे कि यार कि फ्रॉड लोग तो नहीं है, जाके पता तो कर। हालांकि डी रॉकफेलर एक ऐसे आदमी थे, वो तो हल्की सी किसी सी की पीड़ा सुनते थे ना, पैसे दे देते थे, और बहुत मोटी चैरिटी करते थे, लेकिन हमें पैसे नहीं दे रहे यार। और बीडब्ल्यू ने बड़ी गालियां दी है उस आदमी को, बहुत गालियां दी है ये मेंबरों ने ना यार, कमाल है। हालांकि गुस्सा भी निकाल दिया था बीडब्ल्यू ने मीटिंग में कि यार क्यों परेशान होते हो तुम लोग, जब वो 1940 में डिनर में भी नहीं दिया उन्होंने ना, तो फिर क्यों परेशान होते हो। उनको बोलना हमारे लिए इतनी चिंता मत करा करें, मतलब उनको लग रहा था। अब अच्छा थाउट था, पहले $1,000,000 का था, वो 8 फरवरी 1940 को जो उन्होंने डिनर दिया वो $1,000,000 पे चला गया। शराबी फैंटेसी भी तो बड़ी मोटी लेता है ना। और फिर जब फ्रैंक मोस ने रिपोर्ट बनाकर दी, फ्रैंक मोस ने एक बेहतरीन रिपोर्ट तैयार करी, और उसने इतनी मतलब इतनी मार्मिक है वो, लैंग्वेज ऑफ हार्ट बुक में अगर आप देखोगे वो लेटर है, बेसिकली वो लेटर अगर आप देखोगे जो उन्होंने डी रॉकफेलर को लिखे या बाकी चीजें जो कम्युनिकेशन हुआ आपस में सबके बीच में, फ्रैंक मॉस और डी रॉकफेलर के बीच में, उन्होंने बोला यार डॉक्टर बॉब के घर का आना नहीं है भाई, वो 24 आवर शराबियों पे काम कर रहा है, इन लोगों को $50,000 तो अर्जेंट दो, तुरंत दो, तुरंत इनको $50,000 की जरूरत है। लेकिन यार फिर भी $5,000 का रिकमेंड, और उसके ऊपर भी शर्तें लाद दी कि एक किस्त और $30 डॉक्टर बॉब और बिल हफ्ते के निकाल सकते हैं इस पैसे में से, जो हम बात करते हैं ना बाकी चीजें भी। तो यार ये वंडरफुल है। और अगर हम उस डिनर का बात करें तो डिनर, और भी मैं 2-3 मिनट और ले लूंगा जी, वैसे 10 मिनट मेरे हो गए हैं अनुज जी, हाँ 2-4 प्लीज मिनट। प्लीज सर, प्लीज कंटिन्यू। जी 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 जी। तो ये जो चीजें है ना कि मतलब अच्छा, अब एक डिक रिचर्डसन फिर आए। डिक रिचर्डसन, अतुल जी ने वो बिल्कुल सही बोला कि अलग अलग नाम, मिस्टर बिलार्ड रिचर्डसन, मिस्टर रिचर्डसन, डिक रिचर्डसन, अंकल डिक, ये बीडब्ल्यू यूज करेगा इसी आदमी के लिए, एक ही आदमी के लिए कई नामों से पुकारेगा। इस किताब में कई नाम इसके हमें पढ़ने को मिलेंगे।
तो जिक रिचर्डसन आया और बड़ी गर्मजोशी में BW को न्यूज दी कि यार वो 1937 से 1940 रॉकफेलर तो बड़ा खुश है तुम लोगों से, और उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो एक डिनर देंगे तुम लोगों को, और बहुत बेहतरीन तरीके से, और 400 अमीर लोगों की लिस्ट तैयार करेगी, जो उस टाइम के वहां के ही नहीं, जो पड़ोसी कस्बे थे उनसे भी, जो 400 अमीर लोग और शराबी। और इस डिनर का अगर आप चित्रण देखना चाहो ना, कि हर एक किताब में इसमें भी मिलेगा, इसमें भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, पासिल टाउन में और भी बेहतर है, दूसरी किताबों में भी बेहतर है, कि किस तरीके से यार उस डिनर को मतलब करा गया, हमारी व्यक्तिगत अनामता का ध्यान रखा गया, हमारे मुंह पे पजल मास्क लगाए गए, जो शराबी आए थे उनके मुंह पे पजल मास्क थे, 3 नॉन अल्कोहलिक और एक टेबल बनाया गया, उसमें 4 बंदे बैठते थे, 3 नॉन अल्कोहलिक और 1 अल्कोहलिक। और BW के टेबल की मैं बात कर देता हूँ। BW, उनका बेटा रॉकफेलर का नेल्सन रॉकफेलर, मिस्टर ब्लैसडेल जिसकी हम बात कर रहे हैं, और एक बेंडल बिल्की है, मेरे को नाम बोलने नहीं आएगा, BENDELL बेल्की। ये 4 लोग एक टेबल पे बैठे थे। तो इस प्रकार से सभी का कोई मतलब इतना संयोजन था। और सबसे बड़ी बात, लास्ट सेंटेंस बोलूंगा कि भाई साहब, इस डिनर को कवर करने के लिए मीडिया और जो उस टाइम का प्रिंटर मीडिया था, अखबारें थी, उनको एंट्री नहीं दी गई। डी रॉकफेलर के छोटे से छोटे काम में मीडिया को बुलाया जाता था, उस टाइम का जो मीडिया था उसको बुलाया जाता था, लेकिन इस बात का ध्यान रखा गया यार प्रिंट नहीं कर रही। ये जो सेंटेंस लिखा है ना, कि इनके इनकी इनकी मतलब छवि पे बहुत बुरा असर पड़ सकता था। कुछ अखबारों ने छवि खराब भी करी, यार ऐसी क्या डीप बात करने जा रहे हैं भाई शराबियों के साथ, जो तुम लोग मतलब आने नहीं दे रहे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा अखबारों ने हमारे बारे में बहुत अच्छा लिखा, और यहाँ हमारी संख्या जो है ना, जैसे वो मतलब लिबर्टी मैगजीन से हम 100 से 800 हुए थे, यहाँ 800 से हमारी संख्या 2000 भी हुई थी। और सबसे बड़ी बात, हम अल्कोहलिक एनालिसिस एक इंटरनेशनल संस्था जो है वो बन गई थी। तो ये 2 इंसिडेंट जो थे वो शॉर्ट में मैंने उनको करने की कोशिश करी। धन्यवाद, थैंक यू, और टाइम देने के लिए ज्यादा धन्यवाद। थैंक यू राजेश जी। वाकई ऐसा लग रहा था बिल्कुल सब कुछ आंखों के सामने वो दृश्य चल रहा हो कि कैसे सब एक एक चीजें चल रही है। थैंक यू सो मच इतना ब्रीफली डिस्क्राइब करने के लिए। थैंक यू अतुल जी, आपका बहुत, राजेश जी आपका बहुत धन्यवाद, और सोमेश जी आपका भैया आभार, ये सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में पिक्चर्स डालने के लिए और सब कुछ कोऑर्डिनेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आइए दोस्तों, अ, मंच खुला हुआ है। आज की रीडिंग जो हमने करी है, कृपया उस पर अपने अनुभव शेयर करें। हमारे बीच जो उन टाइमर्स मौजूद हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर उनके क्या अनुभव रहे हैं, तो प्लीज उसे शेयर जरूर करें, ताकि अ, हमें उससे थोड़ा सा और जानने को मिले। जी हैंड रेज है सुनील के का। जी सुनील जी आइए। मेरा नाम सुनील के, मैं महाराष्ट्र से हूँ। आज का दिन शराब से दूर हूँ। अ, मैं हिस्ट्री साइमल्टेनियसली साथ साथ मैनुअल में जो अपना हिस्ट्री दिया है उससे और मेरे अनुभव से जोड़ता हूँ। और शायद सब थोड़ा सेंसिटिव बातें करूंगा, फिर भी शायद वो सच है। एक तो ये कॉपी पेस्ट जैसा तो एक का काम नहीं होता है इंडिया में, फिर भी ध्यान में रखने की चीज है। ये शुरू में सब जो मेंबर है वो, इंक्लूडिंग रॉकफेलर, ये सब जो है वो प्रोटेस्टेंट है, और अमेरिका में मेजॉरिटी प्रोटेस्टेंट रिलीजन है, मेरे ख्याल से शायद 40%। और वो हिसाब से इंडिया में देखेंगे तो हम लोगों ने ऐसे दोस्त नहीं बनाए हैं। हिंदू धर्म में ऐसे दोस्त हम लोग को नहीं मिले। डॉक्टर गिल्डा मेरे ख्याल से पारसी है, तो इवन डॉक्टर के हिसाब से सेंट जॉर्ज का एक्सपेरिमेंट आगे क्या हो गया वो ज्यादा पता नहीं मिलता है। मैंने बहुत टाइम सर्च किया है, जूना मेंबर को पूछा है, वो मीटिंग बंद हो गया। क्यों? ये जैसा टाउन हॉस्पिटल है, निकरबॉकर हॉस्पिटल है, या डॉक्टर बॉब का हॉस्पिटल है, इधर एक साथ बहुत शराबी मिलते हैं। लास्ट 2-3 मीटिंग पहले मैंने बोला, बम्बई में बहुत जगह
कोऑपरेशन हुआ हॉस्पिटल के साथ, लेकिन वो मीटिंग जो हिसाब से चलनी मांगती है वो नहीं चली। और यहाँ ऐसे डॉक्टर दोस्त हम लोग बना नहीं सके जो जिनके साथ अलग साइकेट्रिक वार्ड हाथ में है। दूसरा, मुझे हमेशा सवाल आता है कि जैसा डॉक्टर बॉब हर एक को 12 स्टेप करता था, पूरा पायरी देता था, पूरा 12 पायरी का स्पिरिचुअल प्रोग्राम देता था, उसके हिसाब से देता था। उसको चैलेंज कर सकते हैं हम लोग। लेकिन ये जो टेडी और सिल्की है, सिल्कवर्थ है, ये ट्रीटमेंट के बगैर और कुछ देते थे क्या ये हॉस्पिटल में? क्योंकि 10,000 में से मेजोरिटी सोबर है बोलता है, ये किताब बोलता है 10,000 लोगों को और मेजोरिटी 55 तक सोबर है बोलते हैं। तो हॉस्पिटल से इमीडिएटली एक हॉस्पिटल में ये मीटिंग चलती थी क्या, या खुद ये कुछ हिस्ट्री किसको मालूम है तो बोल दीजिए। और जगह का भी यही प्रॉब्लम है। इन्होंने मुंबई में 62 में जगह मिल गई हम लोग को मीटिंग के लिए, पूरा कैथलिक स्कूल खुला हो गया। लेकिन मेजोरिटी जब हिंदू रिलीजन है तो हिंदू रिलीजन में हम लोग को दोस्त नहीं मिले, स्कूल्स नहीं मिले, और वो प्रॉब्लम की चीज है। एक ही हो गया कि गायकवाड़ के हिसाब से डॉक्टर गायकवाड़ ने हम लोग को म्युनिसिपैलिटी का स्कूल दिया, लेकिन उधर भी आज कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुनील जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी, अतुल भाई आप जवाब देना चाहेंगे? मैं जवाब नहीं देना चाहूंगा, इसका मेरे पास जवाब नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी हमने अब तक पढ़ा है, जितनी लिटरेचर पढ़ी हमने एज से रिलेटेड, इंक्लूडिंग व्हाट वी रेड टुडे, नो मेंशन हैज बीन मेड of any religion or any religious domination. So it is in our interest that we also don't talk about कि हिंदू धर्म में क्या हो रहा था, क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स के बीच में क्या हो रहा था. It is none of our concern. Bill W. in his writing has not mentioned anything about religion anywhere whatsoever. To my knowledge, I might be wrong. If I'm wrong, please have me correct. But in my knowledge, रिलीजन के बारे में बिल डब्ल्यू ने कहीं कोई बात नहीं करी है कि कौन सा डॉक्टर. अब इतने लोग शख्सियतों से हमारा इंट्रोडक्शन हुआ है, क्रिश्चियनिटी या रिलीजन, हिंदुइज्म, प्रोटेस्टेंट, कैथलिक के बारे में कई बात नहीं हुई. तो हमें भी अगर अपनी आगे शेयरिंग करनी है, अपना जज्बा दिखाना है या कोई जानकारी प्राप्त करनी है, तो इट शुड बी एक्सक्लूसिव ऑफ व्हाट रिलीजियस डिनोमिनेशन व्हिच पर्सनैलिटी केम फ्रॉम. दैट इज जस्ट माय ऑब्जर्वेशन फॉर फर्दर रेफरेंस. थैंक यू अनुज. थैंक यू अतुल जी, थैंक यू सो मच। और कोई मेंबर इस पर जवाब देना चाहेंगे? तो सुनील जी ने क्वेश्चन पूछा है, प्लीज। मेरा नाम राजेश है, मैं एक शराबी हूँ। जी सर राजेश जी। 1939 में क्लेरेंस स्नाइडर जो थे वो क्लीवलैंड में गए। हालांकि वो था सच में वो विवाद था प्रोटेस्ट और कैथोलिक के बीच में, लेकिन अतुल जी ने सही बोला कि हमारे लिए बढ़िया क्या रहेगा कि उन बातों को, मतलब ऑक्सफोर्ड ग्रुप से हटने के पीछे, अलग होने के पीछे भी यही कारण था, क्योंकि क्लीवलैंड के लोग जो थे वो कैथोलिक थे। अब आता हूँ मैं मेन पॉइंट पे, जो आपने मेन पॉइंट पूछा है। 1939 में एकदम ग्रोथ हुई क्लीवलैंड में। तो क्लीवलैंड में डॉक्टर बॉब बिल देखने गए, भाई साहब कर क्या रहा है ये बंदा, किस प्रकार से, क्या अप्रोच है इस आदमी की। तो नंबर एक, स्पॉन्सर और स्पॉन्सरशिप, ये प्रावधान। और दूसरा, बिग बुक से स्टेप करवाने। अब ये जो चीज थी, अब जो इसके बाद का एल्कोहलिक एनोनिमस है, स्ट्रेस देकर कदम करवाए गए हैं। मतलब थर्ड स्टेप तो मैं ऐसे समझता हूँ कि थर्ड स्टेप तो ऐसे कंपल्सरी कर दिया गया था कि भाई साहब सरेंडर तो करो ही करो। तो स्टेप जो है थ्रू बिग बुक करवाएंगे, ऐसा कोई स्पेशल यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो बेलाडोना ट्रीटमेंट भी नहीं थी, वो तो टाउन हॉस्पिटल के इलाज थे। जो अनाथ श्राम पे इलाज चलते थे वो टाउन हॉस्पिटल में चलते थे। यहाँ तो सिंपल चीज, एल्कोहलिक एनोनिमस की जो डिजीज का फैक्टर है ना, उसको स्ट्रेस देके मेंबर को बताया जाता, और उसके बाद स्टेप की भूमिका में आ जाते थे। क्योंकि 1945 एंड में आके, अभी टाइम चल रहा है, अभी बिल ने आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए हैं ग्रेपवाइन को, ट्रेडिशन भी इवॉल्व लग पड़ी है होने। तो ये हमारा ना, ये पूरक प्रोग्राम बनने की तैयारी हो रही है यहाँ पर। तो बिग बुक के द्वारा जो स्टेप करवाने का क्लेरेंस स्नाइडर से जो प्रोग्राम आया था, वो पूरी तरीके से हर जगह, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे अक्रॉन हो, चाहे वो क्लीवलैंड हो, वो जो प्रोग्राम है वो चालू हो गया। तो हो सकता है कि रिकवरी का जो रेट बढ़ा हो, या ऐसा कोई मेरे को प्रॉपर पता नहीं है कि रिकवरी का रेट यहाँ क्यों बढ़ा,
लेकिन रिकवरी के रेट को बढ़ने के पीछे 2 वजह मैं गिनता हूँ। एक तो सिरकवर्त का स्ट्रेस देके अपने पेशेंट को बीमारी के 2 रूपों के बारे में बताना, जो पीछे हम पढ़कर आए हैं, जो उन्होंने महान शब्द बोले हैं, और दूसरा बिग बुक के द्वारा कदम करवाना। धन्यवाद। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप सुनील जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए दोस्तों, अ, अरुण जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अरुण जी कुछ अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज। जी थोड़ा लेट जुड़ गया था। एक शराबी हूँ, मेरा नाम अरुण है। ऋषभ के कृपा से आज नहीं किया हूँ। देखिए, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, क्लीवलैंड की ग्रोथ के 5-6 रीजंस थे। एक तो क्लीवलैंड का आर्टिकल भी था, और सेकेंडली वहां पे डोरती ने, क्लेरेंस की वाइफ ने, जो एलॉन मेंबर थी, फिर बाद में ए मेंबर भी बन चुकी थी, उसने इसको वहां के जो फादर थे क्लीवलैंड के, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मैं कल बता सकूंगा। तो उन्होंने उनको बिग बुक की एडिशन दी थी, बिग बुक की कॉपी दी थी, और उन्होंने ही मैनेज किया था क्लीवलैंड का जो प्लेन डीलर आर्टिकल था ना, अर्लिक डेविस को ये करते। अर्लिक डेविस उनके चॉइस का मेंबर था। उस मास में उन्होंने, चॉइस में जो मास होती है, उस मास में उन्होंने बताया था। हम जब कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो देख लीजिए उधर रिलीजन हैज हेल्प्ड अल्कोहलिक्स एनोनिमस टू ग्रो। नो डाउट वो ऑक्सफोर्ड से ही निकला था, वैसे हमारे रिलीजन में से ही निकली हुई चीज नहीं है। बहुत सारे ये जो हमारे हिंदू टेम्पल्स के ट्रस्ट वगैरह है, वो कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पे एक ही मीटिंग वगैरह ऐसा कुछ ये नहीं हुआ, एस्टेब्लिश नहीं हो सकती है। मैं जिस गांव में रहता हूँ, उस गांव में एक ट्रस्ट है मंदिर का। वहां पे दे हैव गॉट ये डी एडिक्शन के लिए फैसिलिटी है वहां पे। रेसिडेंशियल फैसिलिटी नहीं है, लेकिन कंसल्टिंग वगैरह है। अगर दिल्ली में आप लोगों को बहुत साल पहले की बात याद होगी, तो वहां पे अक्षरधाम में या कोई मंदिर में भी एक मीटिंग चलती थी। बैंगलोर में दूसरे एक धर्म की इसमें मीटिंग चलती थी। मतलब रिलीजन फेलोशिप हैज ट्राइड टू टैप, बट ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में we haven't got a breakthrough as those people got. Those people got because it directly came as an offshoot of Oxford group. उसकी वजह से उनको शायद वहां पे मिला होगा, हमारे यहाँ पे नहीं मिला है। तो ये कहना था, इसमें रिलीजन लाने की बात नहीं है, इसमें जस्ट वी आर ट्राइंग टू बी ओपन माइंडेड कि क्या हुआ हो सकता है और हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता। ये जो हम सोचने की बात करते हैं ना, तब हमें लगता है कि यार इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वहां पे हो सकती है, तो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती है। एक सादा डेटा अगर बताऊं ना, तो 2009 में इंडियन एटलस, इंडियन पॉलिसी ऑन अल्कोहलिज्म, उसका जो रिपोर्ट आया था, उसमें दे सेड कि इन अ डिकेड 6.2 बिलियन पीपल वर ट्रीटेड फॉर अल्कोहलिक डिसऑर्डर्स ऑल ओवर इंडिया। और वो भी रिकॉर्डेड फिगर्स है, दैट टू जिनको ट्रीट किया गया था, मतलब जिनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वगैरह ट्रीट किया गया था थ्रू आउट द इंडिया, उसका वो ये है रिपोर्ट है। Whereas, जब हम हमारी ये सोचते हैं, हमारी संख्या सोचते हैं, तो हमें लिटरली थोड़ा सा आश्चर्य लगता है। एक जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, मतलब एक्सपीरियंस, हमारे यहाँ से एक अबाउट 20-25 किलोमीटर पे एक छोटा सा विलेज है। वहां पे एक 20-25 साल पहले मीटिंग चलती थी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की, वो बंद हो गई। लेकिन वहीं पे जो रिहैब सेंटर है ना, बना है, वहां पे आप कभी भी जाओ तो विल फाइंड मोर देन 125 पेशेंट्स। उसमें थोड़े बहुत ड्रग के भी होंगे। मोर देन 125 पेशेंट्स वहां पे ऑलवेज एडमिट रहते हैं। तो ये जो बातें हैं ना, ये जब हम डिफरेंस देखते हैं, तो हमसे शायद कुछ गलतियां हुई होंगी, क्या हम सुधार सकते हैं क्या।
कि हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो यही चीजें चलती रहने वाली है, उसमें नो डाउट। लेकिन अगर हम अवेयर हो जाते हैं, हमें अगर पता रहता है, तो हम डेफिनेटली ये कर सकते हैं ना कुछ तो कोशिश कर सकते हैं, ताकि ये जो इजी वे है स्टे सोबर वो और लोगों को भी पहुंचे। ये बात है, हमें बाहर के इश्यूज को हम ये नहीं कर रहे हैं, बाहर के इश्यूज में हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, हम जस्ट वी आर ट्राइंग टू सी वेयर वी आर। दुनिया ऐसे चल रही है, बाकी फेलोशिप चल रही है, तो हम क्यों नहीं चल पा रहे हैं, वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू सर, हो गया। थैंक यू अरुण जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि दूसरी पोजीशन को देखने जाए, अपनी चीज अपनी पोजीशन को असेस करना, रियलिटी चेक करना वाकई में बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच अरुण जी। आइए संजय भाई। संजय जी आइए। हाँ हाँ हाँ। नमस्ते मार्गरेट सर, मेरा आवाज आ रहा है? हेलो। जी आ रहा है। मेरा नाम संजय है और मैं शराबी हूँ। परमेश्वर की कृपा और ऑर्थोडॉक्स एनालिस्ट की मदद से मैं वो पहले घातक रूप से दूर हूँ। अभी जो रिलीजन्स की बात चल रही थी, तो एक्चुअली शुरू में हम जब इसकी स्टोरी पढ़ते हैं पीडब्ल्यू की, तो जब भी एबी उसको मिलने को आता है, तभी अ, वो पूछता है कि व्हाट रिलीजन। तो अप टू 1939 तो, और अपना सब मैक्सिमम सब ये इसमें से ही आया है, ऑक्सफोर्ड बोलते हैं, तो वो भी रिलीजियस था। तो रिलीजन से भी हमको कुछ मिला है। तो 39 के बाद अपनी बुक हो गई, तभी उसका जो प्रेम्बल था, तो अभी वही हम पढ़ते हैं। तो तब तक तो वो सब रिलीजन और अल्कोहलिज्म को ऐसा ही देखते थे कि ये मोरली है, या कुछ गंदा आदमी है, गंदे आदमी है, ये ऐसा ही देखते थे। लेकिन वो सिलक्वर्थ ने जब भी कहा, तभी और वो ये दूसरा भी बात है कि कार्ल जूंग ने भी जब भी जिक्र किया इसको, रेनॉल्ड, तो उसको रोलैंड रोलैंड को, तो भी वही उसने यही जिक्र किया था रिलीजन का। तो और जो बुक है ऑक्सफोर्ड ग्रुप्स प्रोवाइड प्रोवाइड करती थी, वो भी स्पिरिचुअल अपना वैराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, तो उसका बेस है। तो रिलीजन भी आता है, वो उसका बहुत मदद मिला है रिलीजन से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम रिलीजन उसने ये नहीं किया, लेकिन वो बाद में वो एक्सपीरियंस से हमको पता चला कि वो रिलीजन या मेडिसिन या जो हमको मदद मिली है, लेकिन वी आर नॉट अटैच टू देम। और 1944 से अपना वो 12 पॉइंट्स टू ये आए, तो यूनिटी के लिए आए, तो उसमें भी इंक्लूड किया बाद में कि हम किसी से एफिलेटेड नहीं है या नहीं, ये नहीं है। तो शुरू शुरू में तो जो हमको मदद मिली है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का वो फाउंडेशन, तो ऑल जो अभी शू मेकर है, या उधर जब भी फादर डाउलिंग है, फादर ये है, एमोस है, तो बहुत सारे वो, तो रिलीजन्स आता ही है उसमें। तो इतना ही बोलने का, थैंक यू वेरी मच। चलो। हेलो, मैं थोड़ा एक ऐड थैंक यू करूं क्या? जी। जी आइए सर हेलो, अरुण जी। जी अरुण जी देखिए आइए। हमारे यहाँ पे ना, जी, हमारे महाराष्ट्र में कीर्तन कीर्तन करके एक ये रहती है, इट इज मोर ऑफ अ रिलीजियस ये, मतलब वहां पे जो प्रवचनकार रहता है, प्रवचन देते हैं, हर गांव में जाके प्रवचन वो देते रहते हैं, गांव अरेंज करते हैं। मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर उस प्रवचन में से अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जिक्र अगर वो स्वामी करेंगे, तो ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इंफॉर्मेशन है ना छोटे छोटे गांव तक पहुंच सकेगी, क्योंकि उनका ऑडियंस जो रहता है वो कैप्टिव रहता है। आज भी आप हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस को देखते हैं ना, तो जनरली बड़े शहरों में
अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रेजेंस है, लेकिन तहसील लेवल पे जाओगे आप, या इवन फॉर दैट मैटर डिस्ट्रिक्ट, ऑल टुगेदर कुछ 636 या 736 डिस्ट्रिक्ट्स है ऑल ओवर इंडिया। उसमें से तकरीबन 400 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस अवेलेबल थे। उसमें नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे पार्ट थे, लेकिन बहुत से ऐसे भी गांव है जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख 2 लाख वगैरह है, वहां पे भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। जो भी उन्होंने पेपर में लिखा पढ़ा रहेगा लोगों ने वहां के, उनको ही पता है, या कोई ट्रीटमेंट के लिए शहर में आता है तो उसको पता चलता है। बट ये जो रीच है ना, ये रीच भी, ये जो स्वामी लोगों की रीच है, मतलब प्रवचनकार को हम लोग कीर्तनकार कहते हैं हमारे यहाँ पे, उनकी जो रीच रहती है वो एकदम छोटे छोटे गांवों तक भी रहती है, जिनका पॉपुलेशन 5 या 7 हजार भी हो या उससे भी छोटा हो, तो भी उनकी रीच रहती है। वहां के जो गांव के ये रहते हैं, हम लोग पंचायत को वगैरह तो कांटेक्ट करते हैं, तो उनके थ्रू अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का नाम भी लोगों तक पहुंच जाए तो भी बहुत सारे लोग अल्कोहलिक्स एनोनिमस को अप्रोच करेंगे। एक पीआई के लिए या फिर पब्लिक अवेयरनेस के लिए सोचने की एक चीज है, देखना पड़ेगा इन फ्यूचर अगर ये हो सकता है तो काफी सारे लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। थैंक यू सर। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सपीरियंस। आइए सुनील जी प्लीज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील है, मैं एक शराबी हूँ। बहुत ही अच्छी रीडिंग होती है और बहुत अच्छी उसके ऊपर अपने व्यूज और ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशंस होते हैं, शेयरिंग होती है, बड़ा अच्छा लगता है। हाउ मच कंसर्न वी आर अबाउट ए एंड इट्स ग्रोथ। और हाँ, जो भी बात कर रहे थे अभी, जैसे अनुज ने भी कहा, पिलर्स की बात करी, किस मतलब आज टू बी वेरी फ्रैंक यार, इतने टाइम बाद भी ये सिल्की एंड टेडी वाला जो है कॉम्बिनेशन इस तरह से मेरे सामने कभी नहीं आया था, कि बिल्कुल कंपैरिजन के अंदर जो है वो डॉक्टर बॉब और सिस्टर एग्नीशिया को जिस तरह से पूरा मैंने आज तक पढ़ा है, उस तरह से जो है सिल्कवर्थ और टेडी को मैंने नहीं पढ़ा था और उनका योगदान नहीं देखा था नंबर ऑफ एल्कोहलिक्स की मदद करने के अंदर। 40,000 की बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया के अंदर 40,000 एल्कोहलिक मेंबर मुश्किल से शायद होंगे। वो ऐसा लगता है जैसे दो, मतलब एक एल्कोहलिक दूसरा नॉन एल्कोहलिक। डॉक्टर बॉब जो है वो एल्कोहलिक और सिस्टर इग्निशिया नॉन एल्कोहलिक, और इधर सिल्कवर्थ जो है वो नॉन एल्कोहलिक और टेडी को एल्कोहलिक इवन मेंबर भी बताया गया है। तो ये कॉम्बिनेशन कितना जबरदस्त है कि दो जनों ने ही हिला दिया, हिला दिया इन द सेंस कि कितना जबरदस्त ग्रोथ देगा एक को यार। ओनली 2% कहीं से कनेक्टेड नहीं, मेडिकल प्रोफेशन से कनेक्टेड होकर के मेडिकली नहीं ट्रीट कर रहे थे, स्पिरिचुअली ट्रीट कर रहे थे, रिस्क लेकर के अपने अपने जो उनके जो जॉब्स थे या एरिया ऑफ ऑपरेशन था उसके अगेंस्ट जाकर के, नॉट फ्रॉम दैट एरिया, है ना। कि अगर मैं आज कहूँ जी उनको उस बात की मदद मिली डॉक्टर होने की, हॉस्पिटल में, ऑफ कोर्स सपोर्ट सिस्टम वाज देयर, नॉट बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने ये सब करा ना। वो एक अलग डिवोशन था, एक अलग चीज थी, अलग सरकमस्टांसेस थे, कैसे उनको एक्सेप्ट कर दिया, कैसे उनकी फर्टिलिटी ने अलाउ कर दिया उनको, कैसे उन्होंने रिस्क ले लिया और कैसे डिवोट कर लिया। ये यार बहुत रहस्यमय तरीका ही वो ईश्वर वाला आ जाता है पहली चीज। दूसरी चीज ये यार कि ये जो चीज है ना, अभी हम जो बात कर रहे हैं बहुत अच्छा है यार, ये शेयरिंग और डिस्कशन अगर इसके अंदर कर लेते हैं तो काफी क्लियरिटी मिलती है। आज बिग बुक का सक्सेस रेट होने का इतना जबरदस्त कि इसको अडॉप्ट करा गया और आज तक बिग बुक में कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। ये BW ने कहा है यार कि हम ऐसी बुक लिखने जा रहे हैं जिसमें हम स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे, मेडिकल की बात करेंगे, मीडिया की बात करेंगे, मतलब हर फील्ड को टच करेगी, येट इस तरह की बुक लिखी जाए कि कहीं से कोई कंट्रोवर्सी ना पैदा हो। एंड ही सक्सीडेड इन डूइंग सो। उसने बिग बुक में सब कुछ कवर करा है, अपनी ह्यूमिलिटी में अपने आप को नीचे ला करके
बाकी सबको ऊपर रख करके, कहीं उन्होंने अपने एक ट्रीटमेंट को ऐसा नहीं बताया कि सबसे ऊपर हूँ, रादर रिस्पेक्ट दिया उनको, अपना एक नजरिया दिया है, और ये कहा है कि वी आर रेडी टू नो मोर। हम पे जो है, हम आपकी अगर मदद कर सकते हैं, हेल्प आपके काम आ सकता है, हमारी नॉलेज और एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छी बात है। वी वुड लाइक टू हियर मोर फ्रॉम यू, जो भी आपको इस फील्ड में काम कर रहे हैं, दैट विल बी ग्रेट हेल्प फॉर अस। तो इतनी ह्यूमिलिटी से ये किताब लिखी गई है कि सब कुछ होते हुए भी बड़े आराम से, बिना किसी कंट्रोवर्सी के, आज तक ये चलती आ रही है। शायद लार्जेस्ट सेलिंग बुक भी है। और दूसरी चीज ये कि टाइम टू टाइम मैंने देखा है कि बहुत से मेंबर या बहुत से ग्रुप, उन्हें इनिशिएटिव लिया है बाहर की मेंबर की को इम्प्रेस करने के लिए रिलीजियस एक्टिविटी का, और अंदर के भी लेकर के, जैसे बात हो रही थी भाई, इफ वी कैन टेक हेल्प किसी की, प्रणव उस आदमी की ले सकते हैं उस तरह की, तो हम कितना मैसेज पहुंचा सकते हैं। लेकिन वो शायद हमारा शॉर्ट टर्म बेनिफिट होगा, है ना। आज भी हमने कुछ ग्रुप में सुना कि जी वो एक पर्टिकुलर जो है वो संस्था के को बुला करके और उससे मीटिंग के अंदर करा रहे हैं मीटिंग। इवन मैंने उसके अंदर देखा कि वो यानी ये तुम्हारी कन्वेंशन वगैरह के अंदर उन्होंने इनवाइट कर लिया किसी गुरु गुरु को, उसको नहीं अबाउट अबाउट एल्कोहलिज्म का नहीं पता, वो अपने हिसाब से अल्कोहल को ट्रीट करने की पूरी 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 बातें बता रहे हैं, और हम ताली बजा करके वी आर हेल्पलेस, वी कांट डू एनीथिंग। तो ऐसी ऐसी चीजें आ जाती हैं। आई डोंट थिंक कि कोई भी संस्था हमारे एल्कोहलिज्म को एल्कोहलिज्म समझ करके उसका प्रचार करेगी। एंड इन अदर के दैट केस, अगर हम ऐसा करने की कोशिश करते तो माइट भी हमारा मैसेज जो है, जो बिग बुक के अंदर हमने मैसेज ही इसे लिखा है, इसी तरह का लिखा है कि वो वैसे डिविएट ना हो जाए, बिगड़ ना जाए, तो शायद वो मैसेज ही बिगड़ जाएगा। क्योंकि जो वो बोलेगा बंदा, जो इन्फ्लुएंसिंग बंदा है, बीइंग नॉन एल्कोहलिक, और सिर्फ उसका मकसद जो होगा वो डिफरेंट होगा, मोर अबाउट हिज ओन इन्फ्लुएंस देन टेलिंग अबाउट एल्कोहलिज्म, तो आगे जा करके वो हमारा जो 10th ट्रेडिशन है या कोई दूसरा ट्रेडिशन है, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट एफिलेशन का छठा हो गया, कहीं ना कहीं इफेक्ट होकर के एक वो बड़ी कंट्रोवर्सी में हो जाएगा। और एक अगर हमने ऐसा चांस लिया एक पर्टिकुलर सेक्ट के संग में मिल करके, तो बाकी सेक्ट वाले जो हैं वो भी उभर के आएंगे कि आप ये कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते, एक रिलीजन कर सकता है तो दूसरा क्यों नहीं कर सकता, है ना। तो जब हम एनए के अंदर और ए के अंदर ही इतना डिफरेंट रखते हैं, इतना डिस्टेंस रखते हैं, है ना, एल अलोन के अंदर और एनए के अंदर की एल बिल्कुल सेपरेट बना करके चलते हैं, नो एफिलिएशन, इतना करीब एफिलिएशन नहीं ला सकते, तो आई थिंक कि कोई बाहर का किसी भी तरह का इस तरह का प्रयोग मे बी पॉसिबल, वो शॉर्ट टाइम हमारे लिए बहुत बढ़िया हो, बट लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो एक मेजर डिस्प्यूट खड़ा करके जो है शायद बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। धन्यवाद। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सर। आइए दोस्तों, और कौन भाई अपने अनुभव शेयर करेंगे? आइए दोस्तों, आज की जो मैं रीड करा है उससे मिलते जुलते अनुभव, या अपने कुछ अनुभव जो आपको समझ में आते हो, ऐसा तो भी आप शेयर कर सकते हैं। विमल जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? या अरुण जी, मैं आप ही बात करूं? जी आइए। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम आपिल, मैं एक शराबी हूं।
आज शराब नहीं पिया हूँ। शराब से दूर रहने की ताकत मिलती है जब मैं जुड़ जाता हूँ मीटिंग में, फिजिकल, ऑनलाइन में। और आप लोगों का सब कुछ ये सुनकर बहुत बढ़िया लग रहा है। और कल की बात जो राजेश भी ने बताया, पेज नंबर 242, आध्यात्मिक वो जो पढ़ा, उससे मेरी भी याद जागृत हो गई कि मैं सुसाइड करने का थॉट आया था। मैं 3 महीना शराब से दूर था और मेरा कुछ पैसा देने का था, वो दे दिया और मैं खुश हुआ। और मैं बोरीवली रहता था तो मैं नहीं जा पाया। 1 दिसंबर को गया, मैं 30 नवंबर को पिया। 1 दिसंबर को मैं बहन के यहाँ गया और बहन ने मुझे बहुत झाड़ दिया, फिर जीजा जी ने झाड़ दिया। और 2 सितंबर को मैं सेलपेटी में इतना था, नैराश्य में था, और मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था। तो ये जो मेरे साथ हुई ना हादसा जो हुआ, मैं परेशान इतना था। मैं ट्रेन से सफर कर रहा था पासवन में, और मुझे सुसाइड करने का थॉट आया। बोला नहीं यार, मैं जीवन में कुछ रहा नहीं है, खाली नौकरी बाकी है, लेकिन कर्जे में डूबा हूँ। शराब ने बहुत परेशान किया है। लेकिन उसी वक्त 86 में मुझे जो बंदा आया था अपना, एक वो, चल आप ही जाते हैं पोर्चुगीज चर्च मीटिंग करते हैं। तो मैंने उसे टलवा दिया, मतलब नहीं, क्योंकि मुझे संडे तो पीना है और पत्ते खेलना है, नॉकआउट, ये मेरा दिन क्रम हुआ था। दोपहर को काम पे जाने का, रात को 9 बजे छूटने के बाद शराब पीने का, ऑन ड्यूटी पीने का, रात भर, फिर रात को लेट आने का, सुबह उठने का, ये मेरा दिन क्रम था। तो मुझे तब याद आया कल, यार वो जो आपातकालीन जो परिस्थिति हुई ना, तो क्या अभी मैं आध्यात्मिक बोलो या भगवान, मेरे पिताजी नास्तिक थे, कम्युनिस्ट पार्टी के, तो इसके लिए घर में उतना ही नहीं था, माँ करती थी। लेकिन मुझे अब पता चला कि कुछ तो हुआ मेरे साथ ना। वो मुझे याद है 86 का मैसेज, और मैं सीधा जाके पोर्तुगीज चर्च का मीटिंग किया। अब जो बातें हो रही है ना, तो मेरे लिए इतनी आनंददायी है कि मुझे वो ना पढ़ना पड़ता है वापस। मैं देखता हूँ बुक बुक निकाल के, ये जो है ना, इस उम्र में सोसाइटी है मेरी, वन डे एट अ टाइम, लेकिन ये कहाँ से आते हैं मुझे पता नहीं चलता यार। कल मैं 12 बजे तक था, हमारे सुनील कैसे मैं फोन भी किया, 10:30 का कुछ हुए थे। तो ये लगाव ना मुझे और स्फूर्ति दे रहा है। और जो अभी ये आज जो इतने नाम पढ़े ना, वो मेरे को अभी दोपहर का तो लिखना पड़ेगा मुझे यार, दिमाग के अंदर जाना पड़ेगा, ये लोग ना कितना सहयोग दिया है। तो ये सच में, जब ये एक हम सब ये नाम, मैं बहुत हमारे, कल हम उन्होंने मैसेज भी किया था, हमारे मकरंद में कोल्हापुर के, उन्होंने भी ट्रांसलेशन किया था। तो हमारे थाना ग्रुप रिवाइवर में भी मिला था, उसमें से कुछ कड़िया हम लोग चेक करके भेजे थे जीएसओ को। तो हमने फेक कॉपी तैयार की, कुछ 10 ऐसे, तो एक मेरे पास भी है। तो मैं वो टटोलता हूँ इंग्लिश को, एक अपना एक हम सब है, मेरा वो फेक भाई कॉपी टाइम है चेक। मराठी में। तो ऐसा सब कुछ है, तो अच्छा लग रहा है। थैंक यू अनुज जी। थैंक यू अबू जी, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग और एक्सपीरियंस। प्लीज कीप कमिंग बैक। राजकुमार भाई, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? राजकुमार भाई, आपको माइक अनम्यूट हुआ था, आपको शेयर करना चाहते हैं? जी नहीं भाई। ओके। विमल जी लिस्टिंग पर हैं। ओके। और कोई भाई जो अपने क्लास शेयरिंग हो सकती है? नमस्कार दोस्तों, मैं एक शराबी, मेरा नाम अनुज है। ईश्वर की कृपा है आज शराब नहीं पी। वाकई आज की रीडिंग पढ़ने के बाद, सुनने के बाद ये लग रहा था कि वाकई वो सारा एक जो कहते हैं ना, एक फिल्म चलचित्र जो आंखों के सामने चल जाता है कि वो कंट्रीब्यूशन, कहते हैं ना कि रिसोर्सेस तो मिलते हैं, लेकिन वो विलिंगनेस, एक डॉक्टर सिल्कवर्थ की टेडी, जो नर्स थी टेडिया, और डॉक्टर बॉब, सिस्टर इग्लेशिया, और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मैं सोचता हूँ उन नॉन अल्कोहलिक्स का,
उन्हें तो कोई, उन्होंने तो ना शराब पी, ना उन्हें बीमारी कोई, ना उन्हें इलाज की जरूरत, लेकिन वो वाकई में वो एक डिवाइन सोल्स थे वो लोग, दिव्य आत्माएं, जो इस प्रोग्राम को अपना सहयोग देने के लिए शायद ईश्वर ने भेजे थे। सब कुछ एक ईश्वरीय प्रोग्राम, एक ईश्वरीय जो एक डिवाइन प्रोग्राम जो सेट होके आया था कि ऐसे ऐसे सब कुछ होना है। इस संस्था की स्थापना कैसे होगी, उसमें कौन कौन लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, सब कुछ ईश्वर के, जो अतुल भाई बोलते हैं कि ईश्वर के रहस्यमयी तरीके। ईश्वर ने अपने हिसाब से सब कुछ बिल्कुल एक तरह से सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ सेट करा। और बाकी उन लोगों का कंट्रीब्यूशन है, BMW डॉक्टर बॉब का जो कंट्रीब्यूशन है, वो तो अपनी यात्रा पर निकले थे। और एक लाइन बड़ी अच्छी है, क्योंकि मैं तो सफर पर निकला था अकेला, लोग मिलते रहे और काफिला बढ़ते चला गया। वो दोनों निकले थे सफर पर, और धीरे धीरे वो सब लोग मिलते चले गए, जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिल से ये इच्छा करी कि ये संस्था खड़ी हो, ये संस्था एक बहुत अच्छा काम कर रही है और ये आगे बढ़े, सफल हो। और वही सफर जो था वो आज, उसी सफर की वजह से आज मेरी जिंदगी जो थी वो एक बची है, और मैं आज यहाँ बैठा आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ। बाकी ईश्वर के वो रहस्यमय तरीके, वो मिस्टीरियस वेज में, रिलीजियस की जो बात है यहाँ कही गई है, रिलीजन की बात जो अभी यहाँ हो रही थी, रिलीजियस होना और उससे सोबर होना, इसमें मेरी एक पर्सनल है कि रिलीजियस तो मैं भी बहुत था। डिड इट हेल्प? नो। मैं भी बहुत सारे प्रोग्राम्स अटेंड करता था, भगवान को बहुत मानता था, लेकिन अपने आप को, अपनी वो एक्सेप्टेंस, वो गट लेवल से उस बीमारी को जानना और उसके ऊपर एक्शन करना। एक वो सेंटेंस बोला जाता है कि फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। ईश्वर में फेथ होना, लेकिन फेथ होने के साथ साथ उस बीमारी पर एक्शन जब तक नहीं करा, तब तक ये चीज ना समझ में आई थी ना, और वो आने के बाद परिवर्तन आना शुरू हो गया। वाकई आज दिल से आभार है उन सब आत्माओं के लिए, उन सब दिव्य आत्माओं के लिए, जिन्होंने अपना सब कुछ, तन मन धन, एफर्ट, टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजर जो बोलते हैं, वो सब कुछ लगाया, ताकि एक ऐसी इमारत खड़ी हो सके जहां पर मेरे जैसे शराबियों को एक रास्ता मिल सके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का। आज मेरी जिंदगी बेहतर हुई है, और ये आशा है आने वाले और भी ऐसे कई भाइयों को पता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम की एक संस्था है जहां पर इस बीमारी का इलाज है। उन्होंने आने वाली जनरेशन तक के लिए इलाज कर दिया। वाकई दिल से आभार है। और ये एक कम्स ऑफ एज पढ़ने के बाद वाकई में वो ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे ऐसे लोग, उनके बारे में पता चल रहा है। उस बाकी में कुछ भाई बोल रहे थे कि टाइम मशीन, वाकई में इतिहास को जानना भी उतना ही जरूरी है जितना इस बीमारी को समझना। थैंक यू, आप लोगों ने सुना। इसी के हेलो साथ जी, जी अरुण जी। सिर्फ एक ही मिनट। मैं जो इसकी बात कर रहा था ना, जो प्रवचनकार या कीर्तनकार होते हैं, दैट इज नॉट अ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। उसमें सभी धर्म के प्रवचनकार है। तो ऑर्गेनाइज रिलीजन नहीं है, नॉट एसोसिएटेड विद एनी पर्टिकुलर सेक्ट और पर्टिकुलर रिलीजन। उसमें हिंदू प्रवचनकार भी है, मुस्लिम प्रवचनकार भी है, समझे कि नहीं? तो ऐसे अगर लोग सिर्फ नाम बोलते हैं ना अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, तो भी बहुत फर्क पड़ सकता है। क्या है, ये हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो मैसेज नहीं देते हैं, वो लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं। मैसेज तो उनको मीटिंग में आने के बाद या ए मेंबर को मिलने के बाद मिलता है, क्योंकि हम लोगों ने अभी बिल्कुल मान ही लिया है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज है, 164 पेजेस जो है वही अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज है। बाकी तो सिर्फ हम लोग पीआर एक्टिविटीज करते हैं, वहां पे सिर्फ हम लोग पब्लिक तक पहुंचते हैं कि वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस करके ऐसी संस्था है जहाँ पे मदद मिल सकती है। एक तकरीबन 15 साल पहले एक बहुत बड़े ऐसे स्वामी जी के साथ बात हुई थी,
he wanted to know about Alcoholics Anonymous कि कैसे कर रहे हो आप, because he had faced many problems. मतलब उसके जो अनुयायी थे, उनके रिलेटिव्स थे वगैरह, अनुयायी उनके रिलेटिव्स वगैरह जो थे, उनमें ये प्रॉब्लम उनको दिख रही थी, तो उन्होंने बाकायदा अपॉइंटमेंट लेके बात की थी, बट उनका विद इन 1 और 2 ईयर ही उनका निधन हो गया, तो बात वो आगे बढ़ नहीं पाई. जस्ट फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म कर रहा हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं. थैंक यू. Thank you, Arunji. Thank you very much for the information. Thank you, sir.